स्वागत है आप सभी का किताबों की दुनिया में। आज हम डेल कार्नेगी द्वारा लिखित किताब लोक व्यवहार का पाठ 7 शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी किताबों की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। कुछ समय पहले मैं एक ब्रिज पार्टी में गया। मैं ब्रिज नहीं खेलता और वहाँ पर मेरे ही जैसी एक और भी महिला थी। उसे ब्रिज खेलना नहीं आता था। उसे यह जानकारी मिली कि लॉवेल थॉमसन के रेडियो की दुनिया में जाने से पहले मैं उनका मैनेजर था और मैं उनके सहयोगी के रूप में यूरोप घूम चुका हूँ। इसलिए उसने मुझसे कहा, मिस्टर कार्नेगी, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं आप कितनी समय बेहतरीन जगहों पर घूमे हैं और अपने यूरोप में कितने दर्शनीय स्थलों को देखा है। हम सब सोफे पर बैठे थे तो उसने मुझसे बताया कि वह और उसका पति अभी-अभी अफ्रीका की यात्रा से लौटे हैं। मैंने कहा, अफ्रीका? कितना मज़ेदार अनुभव रहा होगा। मैं हमेशा से अफ्रीका घूमना चाहता हूँ, परंतु 24 घंटे अल्जीरियस में रुकने के सिवाय मुझे अफ्रीका घूमने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बताएं, क्या आपने सचमुच उस रोमांचक देश का भ्रमण किया है? हाँ, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। मुझे आपसे सचमुच ईर्ष्या होती है। आप मुझे अफ्रीका के अपने अनुभव सुनाएं। इसके बाद वह महिला 45 मिनट तक बोलती रही। उसने मुझसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि मैं कहाँ-कहाँ गया था या मैंने क्या-क्या देखा था। वह मेरी यात्राओं के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी। वह तो सिर्फ एक दिलचस्प श्रोता की तलाश में थी जो उसके अहम को संतुष्टि दे सके और जिसे वह अपने किस्से सुना सके। क्या उस महिला का व्यवहार असामान्य था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क के पुस्तक के एक प्रकाशक द्वारा दी गई डिनर पार्टी में एक प्रसिद्ध बॉटनिस्ट ने मुझसे मिला। मैंने इसके पहले कभी किसी बॉटनिस्ट से बात नहीं की थी और मुझे उनकी बातें दिलचस्प लग रही थी। जब वे मुझे पेड़-पौधों की दुनिया की रोचक बातें बता रहे थे, तो मैं अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठा रहा और सुनता रहा और उन्होंने मुझे घरेलू आलू के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने मुझे इंडोर गार्डन विकसित करने के नए-नए तरीके बताए। मैं मन लगाकर उनकी बात सुनता रहा। मेरा खुद का भी एक छोटा-सा बगीचा था और वह प्रसिद्ध बॉटनिस्ट इतना भला था कि उसने मुझे यह भी बताया कि मैं किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। जैसा मैंने कहा, हम एक डिनर पार्टी में थे। वहाँ पर कोई भी 1 दर्जन लोग होंगे, पर मैंने सामाजिकता के सभी नियमों को तोड़ते हुए, बाकी सबको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ उसी बॉटनिस्ट से मिला और घंटों तक बातें की। आधी रात होने पर मैंने सबसे विदा ली और चल दिया। मेरे जाने के बाद वह बॉटनिस्ट मेज़बान के पास गया और उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। मुझे बहुत प्रेरक व्यक्ति और बहुत ही रोचक वक्ता कहा। बहुत ही रोचक वक्ता? जबकि मैंने उसके सामने ज़्यादा बातें ही नहीं की थी। मैं चाहता तो भी बिना विषय को बदले ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि बॉटनी के बारे में मुझे उतना ही मालूम है जितना कि पेंगुइन की एनाटॉमी के बारे में। परंतु मैंने एक काम किया था, मैंने उनकी बातों को मन लगाकर सुना था। मैंने मन लगाकर इसलिए सुना था क्योंकि मुझे उनकी बातें सचमुच दिलचस्प लग रही थीं और उन्हें इस बात का एहसास हो गया स्वाभाविक तौर पर, इससे उन्हें खुशी हुई। इस तरह से किसी की बात सुनना किसी भी व्यक्ति की अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च प्रशंसा है। जैक वुडफॉर्ड ने अपनी पुस्तक स्ट्रेंजर्स इन लिव में लिखा है, बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो मन लगाकर सुनने की चापलूसी को पसंद नहीं करते। मैं मन लगाकर सुनने से भी 2 कदम आगे निकल गया था। मैं तो उनकी दिल खोलकर तारीफ़ कर रहा था और मुक्त कंठ से सराहना भी कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनकी चर्चा में बहुत मज़ा आया और ज्ञान भी मिला, जो कि सच था। मैंने उन्हें बताया कि काश मेरे पास भी उन जैसा ज्ञान होता, जो कि सच था। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ खेतों में घूमना पसंद करूँगा और मैं ऐसा कर चुका हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे दोबारा मिलूँगा और फिर मैं मिला भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे एक अच्छा वक्ता समझ लिया, जबकि दरअसल मैं सिर्फ़ एक अच्छा श्रोता था, जो उन्हें चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। सफल बिज़नेस इंटरव्यू का रहस्य या भेद क्या है? भूतपूर्व हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू इलियट के अनुसार सफल बिज़नेस चर्चा के बारे में कोई रहस्य नहीं है। जो आपसे बात कर रहा है, उस पर संपूर्ण ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बड़ी चापलूसी दूसरी नहीं होती। इलियट स्वयं सुनने की कला के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। अमेरिका के महान उपन्यासकार हेनरी जेम्स अपने संस्करण में कहते हैं, डॉक्टर इलियट का सुनना सिर्फ मौन नहीं था बल्कि एक तरह की गतिविधि थी। सीधे तनकर बैठना, हाथों को इकट्ठे गोद में रखना, अपने अंगूठे को एक दूसरे पर लपेटने के सिवा उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी।
वे सीधा वक्ता के सामने रहते थे और कानों के साथ-साथ आँखों से भी सुनते थे। वे अपने दिमाग से सुनते थे और आपके कहते समय ये सोचते थे कि आपको यह बात क्यों कहनी पड़ी। इंटरव्यू के अंत में जो व्यक्ति उनसे बात करता था, उसे महसूस होता था कि सामने वाला उसकी पूरी बात समझ गया है। बात सीधी-सी है, नहीं क्या? आपको यह रहस्य जानने के लिए हार्वर्ड में 4 साल तक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम और आप ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर मालिकों को जानते हैं जो महँगी दुकानें खरीदते हैं, किफ़ायत से अपना सामान खरीदते हैं, अपनी खिड़कियों को आकर्षक अंदाज में सजाते हैं, विज्ञापन में हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं और फिर क्लर्कों को नौकरी पर रखते हैं। उन क्लर्कों को जो अच्छे श्रोता नहीं होने के कारण ग्राहकों की बातों को बीच में ही काटते हैं, उनसे बहस करते हैं, उन्हें चिढ़ा देते हैं और कुल मिलाकर उन्हें स्टोर से भाग जाने पर एक तरह से मजबूर कर देते हैं। शिकागो के एक डिपार्टमेंट स्टोर ने अपना एक ऐसा ग्राहक लगभग खो दिया जो उस स्टोर से हर वर्ष कई हजार डॉलर का सामान खरीदती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्स गर्ल ग्राहक की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। शिकागो में हमारे कोर्स में भाग लेने वाली मिसेस हेनरिटा डगलस ने स्पेशल सेल्स से एक कोट खरीदा था। घर आने पर उन्होंने देखा कि उस कोट की लाइनिंग थोड़ी सी उधड़ी हुई है। वे अगले दिन स्टोर में गईं और उन्होंने सेल्स गर्ल से कोड बदलने का अनुरोध किया। सेल्स गर्ल ने उनकी शिकायत तक सुनने से इनकार कर दिया। आपने इस एक स्पेशल सेल में खरीदा है। इसके बाद उसने दीवार पर लिखा हुआ वाक्य पढ़वा दिया। इसे पढ़िए, इस पर क्या लिखा है? बिका हुआ सामान वापस नहीं दिया जाता। उसने कहा, आपने इसे एक बार खरीद लिया है। अब आपको इसे रखना होगा, चाहे ये जिस हाल में हो। अगर कोट की सिलाई उधड़ी हुई है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ठीक करें। परंतु ये तो पहले से ही खराब सामान था, मिसेस डगलस ने शिकायत की। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लर्क ने उनकी बात काटते हुए कहा, आप फालतू बहस ना करें। मिसेस डगलस गुस्से से आग बबूला होकर जाने ही वाली थी। वे मन ही मन दोबारा उस स्टोर में न आने का फैसला कर चुकी थी। तभी वहां डिपार्टमेंट का मैनेजर आया जो स्थायी ग्राहक होने के कारण उन्हें वर्षों से जानता था। मिसेस डगलस ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैनेजर ने ध्यान से पूरा किस्सा सुना, कोर्ट की जांच की और फिर कहा, स्पेशल सेल का सामान इसलिए वापस नहीं होता क्योंकि हम सीजन के आखिरी में अपना सामान बेचकर खत्म करना चाहते हैं। परंतु सामान वापस न होने का नियम दोषपूर्ण सामान पर लागू नहीं होता। हम निश्चित रूप से इसकी मरम्मत कर सकते हैं या फिर इसे सिलवा कर दे सकते हैं। अगर आप कहें तो हम आपका पैसा वापस कर सकते हैं। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था। अगर मैनेजर वहां ना आया होता और उसने इस स्थायी ग्राहक से बातें ना की होती, तो उनके स्टोर में से एक ग्राहक हमेशा के लिए चला गया होता। सुनने की कला घर पर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बिजनेस में। न्यूयॉर्क की मिली एसिप्योटी ने यह आदत डाल दी कि जब भी उनके बच्चे उनसे कुछ कहना चाहते, वे ध्यान से उनकी बात सुनती। एक दिन वे शाम को अपने पुत्र रॉबर्ट के साथ बैठी हुई थी। रॉबर्ट के मस्तिष्क में घुमड़ रही बातों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद रॉबर्ट ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मिसेस एस्पोटियो ने को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें यह किस बात से लगा? रॉबर्ट ने जवाब दिया, माँ, मैं जानता हूँ कि क्योंकि आप मेरी हर बात ध्यान से सुनती हैं। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातें सुनने लगती हैं। बड़े से बड़ा आलोचक भी धैर्यवान सहानुभूतिपूर्वक श्रोता के सामने नरम पड़ जाता है। एक ऐसा श्रोता जो उस समय चुप रहे जब क्रोधित आलोचक किंग कोबरा की तरह फन फैलाकर अपने शरीर से अपना जहर उगल रहा हो। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने कुछ साल पहले यह पता लगाया कि इसे एक ऐसे कष्टकारी ग्राहक से निपटना है जो हमेशा ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को कोसता था, और उसने सच में बहुत भला बुरा कहा। उसने बहुत चोट की, उसने फ़ोन को इसकी जड़ों से उखड़वाने की धमकी दी, उसने कुछ बिलों का भुगतान करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी नज़र में वे गलत थे। उसने अखबारों को पत्र लिखे, उसने असंख्य जनहित याचिकाएँ दायर की और उसने टेलीफ़ोन कंपनी के खिलाफ अदालत में कई मामले भी दायर किए। आखिरकार कंपनी के सबसे योग्य ट्रबल शूटर यानी संकट मोचक को इस गुस्सैल ग्राहक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया। इस ट्रबल शूटर ने ग्राहक की बात सुनी और भड़कने वाले ग्राहक को अपना गुस्सा निकालने दिया। टेलीफोन प्रतिनिधि सुनता रहा। वह हाँ हाँ कहता रहा और ग्राहक के नजरिए से सहानुभूति प्रदर्शित करता रहा। ग्राहक अपनी भड़ास निकालता रहा और मैंने लगभग 3 घंटे तक उसकी बातें सुनी। ट्रबल शूटर ने हमारी क्लास में अपना अनुभव सुनाया। मैं उससे 4 बार मिला और चौथी मीटिंग से पहले मैं उस संगठन का चार्टर मेंबर बन चुका था जिसे उसने शुरू किया था। उसने इसका नाम टेलीफोन सब्सक्राइबर प्रोटेक्टिव एसोसिएशन रखा था। मैं अब भी उस संगठन का सदस्य हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर डैश के अलावा मैं ही दुनिया में उसका एकमात्र सदस्य हूँ।
इन मीटिंगों में मैंने उसकी हर बात को मन लगाकर सुना और उसकी कई बातों से हमदर्दी जताई। किसी टेलीफोन प्रतिनिधि ने उसकी बातों को इस तरह पहले कभी नहीं सुना था और वह एक तरह से मेरा दोस्त बन चुका था। जिस बारे में मैं उससे मिलने गया था, उसका ज़िक्र मैंने पहली मीटिंग में नहीं किया, ना ही दूसरी, ना ही तीसरी में। परंतु चौथी मीटिंग में मैंने मामले को पूरी तरह निपटा लिया। उसने अपने बिलों का पूरा भुगतान कर दिया और टेलीफ़ोन कंपनी के साथ उसकी समस्याओं के इतिहास में पहली बार उसने अपनी सारी शिकायतें और केस वापस ले लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मिस्टर डैश के खुद को धर्म योद्धा मानते थे, जो क्रूर शोषण के विरुद्ध जन अधिकारों की रक्षा कर रहे थे, परंतु दरअसल वे महत्वपूर्ण अनुभव करना चाहते थे। उन्हें पहले महत्वपूर्ण होने का यह एहसास चिल्लाने और शिकायत करने से मिलता था, परंतु जैसे ही उन्हें कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से महत्व मिला, उनकी शिकायतें काफूर हो गई। वर्षों पहले एक सुबह एक क्रुद्ध ग्राहक डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक जूलियन एफ डेटमर के ऑफिस में आ धमका। डेटमर वुलन कंपनी बाद में टेलरिंग व्यवसाय का सामान देने वाली विश्व की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर बनी। मिस्टर डेटमर ने मुझे बताया, इस ग्राहक से हमें कुछ पैसे लेने थे। ग्राहक यह मानने को तैयार नहीं था, परंतु हम जानते थे कि हम सही थे। इसलिए हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने भुगतान करने के लिए उससे बार-बार अनुरोध किया। हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से पत्र मिलने के बाद उसने अपना सूटकेस पैक किया और वह शिकागो आ पहुंचा। वह तेजी से मेरे ऑफिस में आया, सिर्फ यह बताने के लिए ना तो वह बिल चुकाएगा, ना ही भविष्य में डेटमर वुलन कंपनी से एक धेले का भी सामान खरीदेगा। मैंने उसकी बातें धैर्य से सुनी। मेरा बहुत मन हो रहा था कि उसे टोक दूँ या उसकी बात काट दूँ, पर मैंने महसूस किया यह गलत नीति होगी, इसलिए मैंने उसके दिल का गुब्बार निकल जाने दिया। जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह सुनने की स्थिति में आ गया, तो मैंने उससे शांति से कहा, "मैं आपको शिकागो जाने के लिए और मुझे पूरी बात बताने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया। अगर हमारे केयर डिपार्टमेंट की वजह से आपको तकलीफ हुई, तो इससे और भी कई ग्राहकों को तकलीफ हो सकती है और ये हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है। मेरा यकीन मानिए, आप इन बातों को बताने के लिए जितने उत्सुक हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं इन्हें सुनने के लिए उत्सुक हूँ।" जब मैंने यह सब कहा, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे यह सुनने की उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा जैसे वह थोड़ा निराश भी हुआ। वह मुझे 2-4 बातें सुनाने के लिए शिकागो आया था और मैं था कि उससे बहस करने के बजाय उसे धन्यवाद दे रहा था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम अपने बही खाते में उसके उधार को काट देंगे और इसे भूल भूल जाएँगे, क्योंकि उसके पास तो देखने के लिए एक अकाउंटेंट है, जबकि हमारे क्लर्कों को हज़ारों अकाउंटेंट देखने पड़ते हैं। इसलिए उसके गलत होने की संभावना कम है, जबकि हमारे गलत होने की संभावना ज़्यादा है। मैंने उसे बताया कि हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने भी यही किया होता। चूँकि उसे कई दूसरे अच्छे वूलन स्टोर्स के नाम सुझा दिए। पहले जब भी वह शिकागो आता था, तब हम आम तौर पर इकट्ठे लंच किया करते थे, इसलिए मैंने उस दिन भी उसे लंच के लिए आमंत्रित किया। उसने अनमने ढंग से मेरे आग्रह को स्वीकार किया, परंतु जब हम वापस ऑफ़िस लौटे, तो उसने मुझे पहले से बड़ा ऑर्डर दिया। वह अच्छे मूड में घर लौटा, क्योंकि वह अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना चाहता था। घर लौटकर उसने अपने अकाउंटेंट को ठीक से देखा और उसे एक ऐसा बिल मिल गया जिसका भुगतान उसने नहीं किया था। उसने माफ़ी माँगते हुए चेक भिजवा दिया। बाद में जब उसके तो उसने अपने पुत्र का बीच का नाम डेटमर रखा और 22 साल बाद अपनी मृत्यु तक वह कंपनी का मित्र और ग्राहक बना रहा। सालों पहले एक गरीब डच अप्रवासी बालक स्कूल के बाद अपने परिवार की मदद करने के लिए बेकरी शॉप की खिड़कियां धोया करता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि इसके अलावा वह हर रोज सड़क पर बाल्टी लेकर घूमता था, ताकि कोयले की गाड़ियों से गटर में गिरे कोयले के टुकड़े को बीन सके। इस बालक एडवर्ड बॉक को अपने जीवन में 6 वर्ष का स्कूल जीवन ही नसीब हुआ, परंतु अंततः अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में सर्वाधिक सफल मैगज़ीन संपादकों में से एक बन गया। ऐसा किस तरह हुआ? यह एक लंबी कहानी है, परंतु इसकी शुरुआत किस तरह हुई, ये संक्षेप में बताया जा सकता है। इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें पहला अवसर मिला। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और वे वेस्टर्न यूनियन ऑफ ऑफिस बॉय बन गए, परंतु उन्होंने शिक्षा के विचार को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को शिक्षित करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी यात्राओं को का खर्च बचाया और बिना लंच के लंबा समय गुजारा, ताकि उनके पास अमेरिकी जीवनियों का एनसाइक्लोपीडिया खरीदने लायक पैसे बच जाएँ। और इसके बाद उन्होंने एक आश्चर्यजनक काम किया, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। उन्होंने प्रसिद्ध लोगों की जीवनियाँ पढ़ी और इन महान लोगों को पत्र लिखा कि वे अपने बचपन के बारे में बताएँ।
बॉक एक अच्छे श्रोता थे। उन्होंने प्रसिद्ध लोगों से खुद के बारे में बताने का अनुरोध किया। उन्होंने जनरल एम्स ए गारफील्ड को पत्र लिखा, जो उस वक्त प्रेसिडेंट पद के लिए अभियान चला रहे थे, और पूछा कि क्या ये सच है कि वे कभी नहर पर टॉय बॉय थे। गारफील्ड ने इस पत्र का जवाब दिया। उसने जनरल ग्रांट से एक विशेष युद्ध के बारे में पूछा, और ग्रांट ने उसके लिए नक्शा बनाया और इस 14 वर्ष के बच्चे को डिनर के लिए बुलवाया और पूरी शाम उससे बातें की। जल्दी वेस्टर्न यूनियन का यह मैसेंजर बॉय देश के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों से पत्र व्यवहार कर रहा था। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, ओलिवर वेडल्स, होम्स लॉन्ग फेलो, मिसेस अब्राहम लिंकन, लुइसा मिक एल्फर्ट, जनरल शेरमैन और जेफरसन डेविस। न सिर्फ वह इन प्रसिद्ध हस्तियों से पत्र व्यवहार करता था, बल्कि छुट्टियां मिलने पर वह उनके घर भी जाता था और उसका अतिथि के रूप में हर जगह स्वागत होता था। इस अनुभव से उससे वह आत्मविश्वास आ गया कि वह बहुमूल्य था। इन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उससे वह दृष्टि और महत्वाकांक्षा भर दी, जिससे उसके जीवन का नक्शा ही बदल गया। और यह सब मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने यहाँ दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा था। आइजैक एफ मार्करसन नामक पत्रकार ने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान तो इस बात पर ही लगा रहता है कि वे क्या बोलने वाले हैं, इसलिए वे अपने कान खुले नहीं रखते। अति महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे यह बताया है कि उन्हें अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं, परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज़्यादा दुर्लभ है, और केवल महत्वपूर्ण लोगों ही अच्छे श्रोताओं को पसंद नहीं करते। सामान्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार छपा था, कई लोगों को जब श्रोताओं की जरूरत होती है तो वे डॉक्टर को बुला लेते हैं। गृह युद्ध के कष्टकारी दिनों में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के अपने पुराने दोस्त को चिट्ठी लिखकर वॉशिंगटन बुलवाया। लिंकन ने उसे लिखा था कि कुछ समस्याओं पर उसके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं, परंतु पड़ोसी व्हाइट हाउस आया और लिंकन उसके सामने दासों को मुक्त करने के कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे। लिंकन ने सारे तर्कों को दोहराया कि दास प्रथा समाप्त करने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। लिंकन ने पत्र पढ़े, लेख पढ़कर सुनाए। कुछ में लिंकन की आलोचना की गई थी कि वे अब तक दासों को मुक्त नहीं कर पाए। कई में उनकी इस बात के लिए आलोचना की गई थी वे उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपनी पुरानी पड़ोसी से हाथ मिलाया, गुड नाइट कहा और बिना उसके विचार पूछे उसे इलिनॉय रवाना कर दिया। लिंकन ने समस्या के बारे में उस दोस्त के विचार पूछे ही नहीं, परंतु पूरे समय लिंकन ही बोलते रहे। ऐसा करने से उनके विचार स्पष्ट हुए और वे सही तरीके से सोच सके। ऐसा लग रहा था कि इस चर्चा से उन्हें काफी राहत मिली थी। पुराने दोस्त ने कहा, लिंकन को सलाह की जरूरत नहीं थी, उन्हें केवल एक अच्छे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की जरूरत थी, जिसके सामने वे अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। हम लोग भी जब मुश्किल में होते हैं तो हमें भी इसी बात की जरूरत होती है। क्रुद्ध ग्राहक, असंतुष्ट कर्मचारी या आहत मित्र भी इतना ही तो चाहते हैं। याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है, उससे 100 गुना ज्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। चीन में अकाल से लाखों लोगों के मरने से ज्यादा परवाह उन्हें अपनी दाढ़ के दर्द की है। अफ्रीका में 40 भूकंपों से ज्यादा दर्द उन्हें अपनी गर्दन के फोड़े से होता है। अगली बार चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अच्छा श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। यहीं पर पाठ 7 समाप्त होता है। हम यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही आपसे अगले पाठ के संग मिलेंगे।